नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और भारत के बढ़ते कदम के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी। थावरचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है। सबकी जुबान पर सिर्फ दो ही मंत्र हैं कि मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो कितना बदला है देश और कितना आगे बढ़ा है देश इन 2 सालों में? नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश का चहुमुखी, समुचित, संतुलित और सर्वांगीण विकास हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है, देश के मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक कम हुए हैं, महंगाई कम हुई है, विदेश नीति और कूटनीतिक सफलता हुई है और अधोसंरचना की दृष्टि से सारे देश में और देश के सभी भागों में समुचित और संतुलित विकास हो रहा है। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश में चहुमुखी विकास हो रहा है। मोदी सरकार अंत्योदय के सपने को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में आपके मंत्रालय पे बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो आपका मंत्रालय इन जिम्मेदारियों को किस तरीके से पूरा कर रहा है? मेरे मंत्रालय में तो सर्वाधिक योजनाएं, या यूँ कहें कि मेरा मंत्रालय इसी उद्देश्य के लिए बना है। देश में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु जाति, शोषित, पीड़ित, अन्य सभी वर्ग के लोग मेरे विभाग की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। किन्नर जाति, कुष्ठ रोगी, दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन आदि वर्ग के लोगों के हित के लिए मेरे विभाग की योजनाएं हम संचालित करते हैं। 5 दर्जन से अधिक योजनाएं इन वर्गों के हित संरक्षण के लिए संचालित की जाती है और इन 2 वर्षों में मेरे विभाग ने तेज गति से, तीव्र गति से इन सब योजनाओं के कार्यान्वयन पर सक्रिय प्रयास किया है और हम सफलता की सीढ़ी निरंतर चढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें दिव्यांगों की, तो मोदी जी काफ़ी फोकस करते रहे हैं उन पर। उनका किस तरीके से सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उन्हें किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, इस पे भी वो काफ़ी बल देते रहे हैं। तो उसके लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? मुझे खुशी है ये कहते हुए कि अभी तक हमने इन 2 वर्षों में या अभी तक के कार्यकाल में लगभग 2000 से ज़्यादा कैंप आयोजित किए हैं उपकरण बांटने के लिए और लगभग 5 लाख लाभार्थियों को 300 करोड़ से अधिक की धनराशि के उपकरण हमने बांटने का काम किया है। साइन लैंग्वेज और ब्रेल भाषा का महत्व जो बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और देखते नहीं हैं उनके लिए है। उनको हमने इन दोनों भाषाओं में पढ़ने लिखने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया तेज की है। लगभग 18 नई ब्रेल प्रेस बनाने का काम कर रहे हैं और साइन लैंग्वेज के लिए भी हम इसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, उन वर्गों के लिए हमने एक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस संस्थान ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमने कॉकलियर इम्प्लांट की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अभी तक लगभग 355 से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष से कम उम्र के हैं, सुनते नहीं, बोलते नहीं हैं, उनको 6 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देकर के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। और खुशी की बात है कि वो सब सुनने भी लगे हैं, बोलने भी लगे हैं और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया था विज्ञान भवन में और उसमें देखा है उनके माँ बाप और जो भी सामने दर्शक थे वो भाव विभोर हो रहे थे। जो बच्चा पहले बोलता नहीं था वो अब कविता सुना रहा था, डायलॉग दे रहा था, हमसे कुछ बात कर रहा था और माइक से उसने सब लोगों का अभिवादन भी किया। ऐसे अनेक बच्चे थे। हर क्षेत्र में हमने उनके सशक्तिकरण का प्रयास किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको आधुनिक हाथ पैर भी उपलब्ध कराएं, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराएं। इसलिए जर्मन और
ब्रिटेन की 2 संस्थाओं से हमने एमओयू किया है और एमओयू के माध्यम से हमारा जो एलिम्को एक संस्थान है विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो उपकरण बनाता है, उसके साथ इन देशों की जो संस्थाएं हैं उनकी टेक्नोलॉजी हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी उनको दे रहे हैं और उन्होंने आकर के कानपुर के एलिम्को संस्थान में अपना काम प्रारंभ कर दिया है। हमारा प्रयास होगा कि अगले 2 वर्षों के अंदर अंदर अगर किसी का हाथ नहीं है और उसको हाथ लगाने की आवश्यकता है, हम उनको ऐसा हाथ लगा करके देंगे कि वो लिखने पढ़ने का, सामग्री उठाने का, पानी पीने का, चाय आदि का कप उठा करके अपने हाथ से पी ले, इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। पाँव भी ऐसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो थोड़ी बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जंप भी कर ले, लॉन्ग जंप, हाई जंप और दौड़ भी लगा ले और आसानी से आवागमन कर सके। एक अभियान की भी आपने अभी शुरुआत की है, सुगम्य भारत अभियान, वो क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसे सभी सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक भवन जहाँ बहुमंजिले हैं, बहुउपयोगी है, वहाँ दिव्यांग वर्ग के लोगों को आने जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा, रैंप की सुविधा और इसी आशय की और सुविधाएं भी उनको उपलब्ध हो सके। पहले चरण में देश के 50 बड़े महानगरों में प्रत्येक में 100 भवन, बाकी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और सार्वजनिक बस स्टॉप, इस पर भी दिव्यांगों को आवागमन की सुविधा के लिए आसानी से, सुगमता से उनको आने जाने की सुविधा मिल जाए, इस प्रकार के उपकरण और प्रयास करने का निर्णय इस योजना में है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि देश के नागरिक ने इस योजना को पसंद किया है। लेकिन यूथ की अगर हम स्पेशली बात करें तो आज के समय में देखा जाता है कि नशे की जो लत है वो बहुत ज़्यादा यूथ में लग रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर जो है वो भी खराब हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? मेरा मंत्रालय नशा मुक्ति और कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा सुविधा के लिए भी कार्य योजना संचालित करता है। हम नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से, राज्य सरकार की ऑटोनॉमस बॉडी के माध्यम से, जो पहले मैंने बताया जो प्रोसीजर है इम्प्लीमेंट का, उसी प्रोसीजर के माध्यम से देश में लगभग 500 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र भी संचालित करते हैं। भारत सरकार का मेरा मंत्रालय उसके लिए उनको सहयोग देता है और DDRS एक योजना है हमारे मंत्रालय की ओर से, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से, उसके माध्यम से भी और नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से भी और भिन्न भिन्न संस्थाएं जो हैं उन सब के माध्यम से हम नशे में लिप्त लोगों को नशा मुक्त कराने के लिए उनको सलाह मशवरा देते हैं, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, कौशल ट्रेनिंग देते हैं और स्वावलंबी बनाने के लिए उनको दिव्यांगता वित्त विकास निगम की ओर से 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा के अंतर्गत काम करने वालों को भी हम उससे मुक्ति दिलाते हैं और सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की ओर से आर्थिक सहायता देते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी आर्थिक सहायता देते हैं और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी स्वावलंबी बनाने के लिए, कारोबारी बनाने के लिए, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। मुझे खुशी है कि इन 2 वर्षों में हमने इन क्षेत्रों में भी अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। SC OBC बिल जो है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए, तो वो चेंजेस क्या हैं? एट्रोसिटीज एक्ट हमारे देश में 1989 में बना और उसमें कोशिश की गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं होती है, उनके साथ अमानवीय प्रताड़ना होती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक आधार पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये नहीं हो इसलिए कानून बनाया था, पर उसमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश थी। तो हमने प्रावधान किया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और अपराधियों को सज़ा मिले, इसलिए हमने कुछ परिभाषा में
परिवर्तन किया है। जैसे पहले ये प्रावधान नहीं था कि किसी व्यक्ति की मूंछ काट ली, काला मुंह कर दिया, सिर मुड़ दिया, जूते का हार पहना दिया, निर्वस्त्र कर दिया, गली मोहल्लों में घुमाया, बेइज्जत किया। इसके लिए आईपीसी में सीधा सीधा कोई अपराध दर्ज नहीं होता था। एट्रोसिटीज एक्ट में उसका प्रावधान नहीं था, हमने ये किया। ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता था कि कोई अपने खेत खलिहान में जा रहा है और किसी ने रोक दिया तो वो उस परिधि में नहीं आता था। चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ने से रोकना और अपनी स्वतंत्रता से वोट देना, इसमें भी जो बाधाएं आती थी और कोई रोकता था तो उनके खिलाफ भी कोई व्यवस्थित ढंग से सजा का प्रावधान नहीं था। इसके साथ ही साथ आईपीसी की जो धाराएं हैं उसमें प्रावधान था कि 10 साल से अधिक की सजा वाली जो धाराएं हैं उसी पर एट्रोसिटीज एक्ट लागू होता था। परंतु अब हमने जो नया कानून बनाया है उसमें आईपीसी की धारा के अंतर्गत जो भी अपराध हैं उन सब पर जो दलित वर्ग से और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कानून भी लागू होंगे। आशय हमारा ये कानून बनाने के पीछे ये है कि ऐसे लोगों के साथ जो आपराधिक घटनाएं होती है और इनको न्याय नहीं मिलता है, इनको न्याय मिल जाए और अपराधियों को सजा मिल जाए। चुनाव के दौरान लोगों को काफ़ी ज़्यादा भ्रमित किया गया रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर स्पेशली, कि मोदी सरकार जब सत्ता में आएगी तो आरक्षण जो होगा वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम सभी ने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब फिलहाल बात चल रही है कि कास्ट बेस पे नहीं, फाइनेंशियल बेस पर रिजर्वेशन होना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रह करके हम आरक्षण व्यवस्था को अमल करने का काम करते जा रहे हैं। अभी अनेक प्रकार की मांगें उठ रही है और ये मांग उठती रहती है, ये निरंतर सिलसिला चलता रहता है। कोई कहता है जातियों में भी और जाति कर दो, अर्थात जातियों का भी सब कैटेगराइजेशन कर दो। कोई कहता है आर्थिक आधार पर कर दो। तब आर्थिक आधार वाला मामला अभी जो स्कॉलरशिप और ये और सब सारी सुविधाएं देती है उसमें कुछ रूप से, कुछ मात्रा में आंशिक रूप से, जैसे ओबीसी में क्रीमिलियर की सीमा है अभी 6 लाख रुपए तक की इनकम जिसकी है उनको हम सारी सुविधाएं देते हैं, और उसके ऊपर क्रीमिलियर के दायरे में जो आते हैं उनको ये सारी सुविधाएं जो शोषित पीड़ित गरीब वर्ग के लोगों को मिलती है वो नहीं मिलती है। जब जब मांग आती है, मांग पर विचार करते हैं, परंतु अभी तक सरकार का ये रुख है कि संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आरक्षण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए इन वर्गों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते रहना। थावरचंद जी, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरा विभाग शोषित पीड़ित दलित वर्ग के हित संरक्षण का है, उनके सशक्तिकरण का है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि विषमताओं को दूर करने का है, और इन सब विषमताओं को दूर करना हमारा अपना कर्तव्य है। इसलिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि वो भी मेरे विभाग की सब योजनाओं को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि इन वर्गों के लोगों को सबका स्नेह मिले, प्रेम मिले, सहयोग मिले, सहायता मिले, और ये भी मानव संसाधन की मुख्य धारा में आकर के अपना सुखी जीवन जी सके। अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो वो आपसे कैसे मिल सकता है? देखो, मेरे विभाग की वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मेरे नाम से भी ये सारे आधुनिकतम जो सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है, और उनके माध्यम से हम संपर्क करते हैं। जिसकी जैसी कठिनाई होती है उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता हूँ। थावरचंद जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।